वॉल्यूम्स हुए हैं। अगर ज्यादा वॉल्यूम्स हुए हैं तो ये कंफर्म करता है कि ब्रेकआउट इज अ वैलिड ब्रेकआउट। तो इसे हम कैसे स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करते हैं? आइडेंटिफाई, हम लेवल्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, 1660 रेसिस्टेंस और 1600 सपोर्ट, ये हमारे लेवल्स हो गए। प्राइस एक्शन को हम लोगों ने मॉनिटर किया कि किस तरीके से प्राइस एक्शन है। ब्रेकआउट्स को हम लोगों ने कंफर्म किया विद वॉल्यूम। हमने ट्रेड इंटर ले लिया। कितने पे ट्रेड इंटर लिया? 1670 या 80 पे आज आपने ट्रेड लिया। अभी ट्रेड आपका चल रहा है। स्टॉप लॉस आपका क्या हो गया? 1660 का, यानी कि प्रीवियस डे के कैंडल का लो हो गया। तो हमें पूरा यहां से समझ में आ गया कि ब्रेकआउट सेटअप क्या होता है। अब ब्रेकआउट सेटअप में मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन है। एक तो ये ऑब्जर्वेशन मुझे समझ में आई कि ये स्टॉक्स में अच्छा काम करती है कंपेयर टू इंडेक्स। यानी कि जो वीकली ऑप्शंस हैं उसमें फॉल्स ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स बहुत होते हैं कंपेयर टू स्टॉक्स, यानी स्टॉक्स में ये ज्यादा एक्यूरेट है। दूसरा, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमें पुल बैक करना चाहिए रादर ब्रेकआउट एंट्रीज। तो इसे भी हम एग्जांपल्स के थ्रू एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम चलते एम्पल में लेंगे 24,000। अभी देखिए, मैंने आपके सामने ये दो चार्ट्स खोले हैं। एक तो ये है, ये क्या है? ये है आपके, ये है थर्ड वीक का 25,400 की कॉल ऑप्शन, 25,400 की कॉल ऑप्शन। और प्रीवियस 4 डेज का मैंने चार्ट प्लॉट किया है। प्रीवियस 4 डेज यानी थर्सडे, मंडे, ये एक तो प्लॉटिंग की है मैंने, ये 12 सितंबर, 13 सितंबर, 16 सितंबर, 17 और 18, यानी प्रीवियस 4 ट्रेडिंग सेशन का ये है 25,400 स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन। और ये टाइम फ्रेम मैंने क्या लिया? यहाँ पे मैंने 2 घंटे का चार्ट प्लॉट किया आपके लिए। अब आप इसमें ये देखिए कि ब्रेकआउट्स कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। ये एक ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये एक ब्रेकआउट है, और ये ब्रेकआउट इसका फेल हो गया। ये कॉल का ब्रेकआउट है, कॉल का ब्रेकआउट है, और यहाँ पे ये कॉल का ब्रेकआउट फेल हुआ। फिर दूसरा कॉल का ब्रेकआउट कहाँ पे फेल हुआ? फिर से हम देख सकते हैं, ये ब्रेकआउट कैंडल है ऊपर, यहाँ पे भी आप देखिएगा कॉल्स का ब्रेकआउट फेल हो गया। तीसरा ब्रेकआउट ये है जो आज हुआ, तीसरा ब्रेकआउट है जो कॉल का ब्रेकआउट आज आप देख पा रहे हैं, ये भी कॉल का ब्रेकआउट फेल हो गया। यानी अगर हम ब्रेकआउट्स पे ट्रेड कर रहे होते ऑप्शंस में, और ऑप्शंस के ब्रेकआउट पे अगर हमने इस लेवल पे यानी 140 के आसपास कॉल खरीदा होता, ये ब्रेकआउट है, तो क्या होता? हमारा स्टॉप लॉस या लॉस लग जाते। तो हमें ऑप्शंस में क्या करना है? हमें ऑप्शंस में एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बनाना है, और ऑप्शंस में ट्रेंड को देखते हुए हमें हमेशा सपोर्ट पे लेने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि रेजिस्टेंस पे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने देखा होगा तो 2-3 दिनों से हम 25,400 की कॉल ऑप्शन पे बार बार ट्रेडिंग अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे थे, और हमारी बाइंग रेंज आपने देखी होगी। तो हम कोशिश ये कर रहे थे कि 100 से 105 की रेंज में हम इसे खरीदें, 100 से 105 की रेंज में हम इसे लेने की कोशिश कर रहे थे। आज हम लोगों ने इसे 90 के आसपास लेने की कोशिश करी थी। इस रेंज में हम इसे बाइंग करने की कोशिश कर रहे थे। अब आप ये देखिए, क्यों हम 100 की रेंज में बाइंग करने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि मार्केट में आपने देखा होगा कि मार्केट में जो ये स्टॉक है, जो अगर आप 25,400 की कॉल ऑप्शन को देखिएगा, तो 25,400 की कॉल ऑप्शन में एक 100 से 90 की रेंज में बार बार सपोर्ट बन रहा था, और ये सपोर्ट लेवल है, और यहां से ये बाउंस करीब 130-135 तक आ रही थी। आज भी हम लोगों ने इसे 90 के आसपास लेने की कोशिश करी थी अप्रोक्सीमेटली, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, और इसमें 70 का स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया, और उसके बाद ये स्टॉक वापस से, ये ऑप्शन वापस से 112 तक ऊपर गई।
तो ये जो ट्रेडिंग ऑप्शंस में हमें क्या लर्निंग करनी है यहाँ पे, इस पॉइंट से हमें समझने की चीज क्या है कि हमें ऑप्शंस में हमेशा ब्रेकआउट्स को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि इस लेवल पे हमें ट्रेड अवॉइड करना है, इस लेवल पे अवॉइड करना है। ये जो रेंज है, इस रेंज में अगर हम खरीदेंगे तो हमें टाइम वैल्यू का भी रिस्क है और हमें प्राइस का भी रिस्क है। और स्टॉप लॉस भी आपका हमेशा बहुत काफी बड़ा स्टॉप लॉस होगा अगर आप ब्रेकआउट्स पे खरीदेंगे। अगर आप सपोर्ट पे लेने की कोशिश करेंगे, ये सपोर्ट लेवल है, ये एक अगला सपोर्ट लेवल है, ये 90 की रेंज में सपोर्ट लेवल है। अब हम अगर 90 के आसपास खरीदते हैं तो हम छोटे स्टॉप लॉस पे, यानी कि 20-25 रुपए के स्टॉप लॉस पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर आज हम लोगों ने थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखा होता, यानी अगर हम 60 के आसपास स्टॉप लॉस रखते 30 पॉइंट का, तो शायद ये हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता और वापस हम 112-13 तक प्रॉफिट बुक कर पाते। तो बेसिकली ऑप्शंस में ब्रेकआउट्स को हमें अवॉइड करना चाहिए और हमें हमेशा पुल बैक पे ट्रेड करना चाहिए, यानी कि मार्केट में रिट्रेसमेंट पे करना चाहिए। वो कैसे करेंगे हम आगे की स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं कि रिट्रेसमेंट कैसे काम करती है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये 25,350 की कॉल ऑप्शन है और 25,350 की कॉल ऑप्शन का राइट बाइंग एंट्री कहाँ पे है। अब कल एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी है और कल हमारी वीकली एक्सपायरी है और कल आज की जो क्लोजिंग है 25,350 की कॉल ऑप्शन 113 हुई है और 25,400 की कॉल ऑप्शन 87 हुई है। तो कल हमारी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? कल हमारी स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि 60 बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, 60 के नीचे जाने के चांसेस कंपैरेटिवली कम लग रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि 25,400 की कॉल ऑप्शन यानी एक्सपायरी 25,400 के ऊपर हो सकती है, क्योंकि अगर ये 60 के नीचे नहीं जाएगी तो एक्सपायरी 25,400 के ऊपर ही होनी चाहिए। 25,450 25,500 की तरफ एक्सपायरी होनी चाहिए। तो हमें कल अगर कहीं मार्केट में वॉलेटिलिटी में अगर ये नीचे मिले, डिपेंडिंग ऑन फेड इवेंट, अगर ये इवेंट नहीं होता, अभी तो इवेंट है तो बोलना मुश्किल है, बट अगर इवेंट नहीं होता तो अगर कल एक्सपायरी वाले दिन मुझे 50 के आसपास, 55-60 के आसपास अगर 25,400 की कॉल ऑप्शन मिलती तो मैं यहाँ पे बाय अटेम्प्ट लेने की कोशिश करता विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ इस कैंडल का लो। ये जो आप बड़ी कैंडल देख रहे हैं, बहुत लंबी वाली कैंडल जो बनी थी पिछले एक्सपायरी वाले दिन थर्सडे को, और उस कैंडल का लो 27 रुपीज का है, 27 रुपीज 50 पैसे का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे ये कॉल ऑप्शन बंद नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कल की जो एक्सपायरी है वो कम से कम 25,427 के ऊपर ही होनी चाहिए, यानी 25,450, 25,475 ऐसे एक्सपायरी हो सकती है, क्योंकि ये जो लेवल है इसका, इस लेवल के नीचे जाने की उम्मीद नहीं लग रही है। और 27 पॉइंट का अगर इस दिन लो था तो आप स्पॉट में अगर 27 पॉइंट ऐड करें तो 25,430 के आसपास बनता है, उसके ऊपर एक्सपायरी बनती है। अब इसी तरीके से आप 25,350 की कॉल ऑप्शन का भी एनालिसिस कर सकते हैं। 25,350 की कॉल ऑप्शन का लो अगर आप देखिएगा तो 35 रुपए का है, तो इसका लो काफी नीचे है। तो इस तरीके से बेसिकली आप अपने ट्रेड्स का स्टॉप लॉस, राइट स्टॉप लॉस फाइंड कर सकते हैं और राइट एंट्री पॉइंट ऑप्शंस में ढूंढ सकते हैं। तो ये तो हो गई ऑप्शंस की बात। अब हम आगे चलते हैं। तो अभी हम ये यहाँ पे समझ गए कि जो ब्रेकआउट्स है ये बेहतर काम करते हैं स्टॉक्स में, और अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो हमें ब्रेकआउट्स को अवॉइड करना है, पुल बैक करना है। तो हमें अब पुल बैक कैसे करना है इसे हम आगे समझते हैं कि पुल बैक में क्या देखना चाहिए और हमें कैसे पुल बैक एंट्री को प्लान करना है। अब हम बात करेंगे पुल बैक। पुल बैक का मतलब हो गया कि कोई भी चीज ऊपर जाने के बाद वो पुल बैक, यानी कि वो वापस पुल बैक यानी कि वापस थोड़ा रिवर्ट कर रही है। जैसे आज मार्केट में क्या है, आप ये बोल सकते हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है उसका एक पुल बैक हुआ है, यानी मार्केट करीब एक समय में 80-90 पॉइंट ऊपर है और 80-90 पॉइंट ऊपर होकर के वो 20 पॉइंट ऊपर रह गई, तो इसका मतलब वो पुल बैक हुआ है, क्योंकि जो पॉजिटिव ट्रेंड है उसका पुल बैक है। अब पुल बैक का मतलब क्या हुआ? टेम्पररी रिट्रेसमेंट अगेंस्ट द प्रिवेलिंग ट्रेंड।
यानी टेम्पररी वो रिट्रेस किया है, टेम्पररी नीचे आई है अगेंस्ट द प्रिवेलिंग ट्रेंड, यानी जो करंट ट्रेंड चल रहा है। करंट ट्रेंड क्या है, हम लोग सभी जानते हैं कि करंट ट्रेंड ऊपर है, क्योंकि मार्केट नए हाइस पे है, निफ्टी नए हाइस पे है, बैंक निफ्टी नए हाइस पे है। तो किसी भी सिचुएशन में करंट ट्रेंड नेगेटिव नहीं हो सकता, करंट ट्रेंड पॉजिटिव है। अब करंट ट्रेंड में छोटे छोटे रिट्रेसमेंट्स आते हैं, क्योंकि मार्केट कभी भी वन वे में नहीं चलेगी, तो इस रिट्रेसमेंट में हमें एंट्री ढूंढनी है। तो ये जो रिट्रेसमेंट है, इसमें हमें एंट्री कैसे ढूंढनी है? तो इसके लिए इंट्राडे में एक तो हो गया कि इंट्राडे में हमें क्या देखना चाहिए। तो इंट्राडे में हम नॉर्मली क्या देखते हैं, हम एक तो पीसीआर डेटा देखते हैं कि पीसीआर डेटा किस तरीके से काम कर रहा है और उसका क्या फॉर्मेशन बन रहा है। पीसीआर डेटा में बड़ा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और वो काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। पीसीआर डेटा में खास बात यह है, ऑब्जर्वेशन ये है कि लास्ट थर्सडे को मार्केट में, अगर आपको याद हो तो, 10 रुपए की कॉल ऑप्शन 400 रुपए की हो गई थी। और उसमें क्या हुआ, बहुत सारे ऑप्शन राइटर्स जो मार्केट में प्ले कर रहे थे, उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया और हैवीली वो ट्रैप्ड हो चुके थे। उसके कारण क्या हुआ, पिछले थर्सडे के बाद से अभी मार्केट में लास्ट 4-5 दिनों में ओपन इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अगर आप स्ट्राइक वाइज देखेंगे तो किसी भी स्ट्राइक में ओपन इंटरेस्ट 12 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख, इससे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आ नहीं पा रहा है। रीजन ये है कि ऑप्शन राइटर जिन्होंने पिछले थर्सडे को बहुत बड़ा नुकसान दिया, वो मार्केट से आउट हो गए। क्योंकि अब सपोज कि जो ऑप्शन राइटर है, उन्होंने अगर 50 रुपए में कॉल बेची होगी या 25 रुपए में बेची होगी, उनको टाइम मिला नहीं, मौका नहीं मिला, और ऑप्शन के प्राइस 100, 200, 300 बढ़ते चले गए, खास तौर से निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बहुत सारे ऑप्शन प्लेयर या बहुत सारे ऐसे फंड्स या बड़े हाउस जो ऑप्शन राइटिंग का काम करते थे, वो हो सकता है धीरे धीरे लौटेंगे, बट अभी इवेंट है जिसके कारण ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट कंपेरेटिवली कम हो गया है। मैं अभी आपको डेटा के साथ शेयर करूंगा। जैसे सपोज कीजिए कोई रेशियो निकालना है हमें, और रेशियो में वैल्यू 10 है और 15 है। सपोज कीजिए जो अगर आप पुट कॉल रेशियो निकालते हैं, तो सपोज 20 बाई आप 10 करेंगे तो 2 रेशियो आएगा, और एक आप करेंगे 20 लाख बाई 10 लाख तो भी 2 रेशियो आएगा। तो यहाँ पर रेशियो तो इंपॉर्टेंट है, बट रेशियो के साथ साथ जो क्वांटिटी है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है अगर हम पीसीआर डेटा पे काम कर रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि पीसीआर डेटा क्यों फ्रीक्वेंट चेंज हो रहे हैं? आप हर दिन देख रहे हैं कि पीसीआर डेटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जा रहा है, नेगेटिव है तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जा रहा है। इसका रीजन ये है कि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट काफी रिड्यूस हो गए हैं। उसके कारण ओपन इंटरेस्ट की साइज कम होने के कारण वो डेटा फ्रीक्वेंट चेंज हो जा रहा है। जैसे सपोज कीजिए अगर ओपन इंटरेस्ट 5 लाख ही है, तो 5 लाख शेयर काटने में कोई ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, और 5 लाख शेयर कटते ही ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब तक ये ओपन इंटरेस्ट की क्वांटिटी ज्यादा नहीं होगी, तब उस केस में पीसीआर की रेलेवेंसी या इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। अगर मार्केट में राइटर नहीं रहेंगे तो ऑप्शन बायर भी नहीं आएंगे, ऑप्शन बायर भी ट्रैप नहीं होंगे, तो उससे पीसीआर की इंपॉर्टेंस तभी बनेगी जब मार्केट में साइजेबल हमें ओपन इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये ऑब्जर्वेशन देख के अभी हम फैक्ट्स को देखेंगे, डेटा भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमें पीसीआर डेटा को देखना है, वीवैप को देखना है। वीवैप मूविंग एवरेज और ट्रेंड इंडिकेटर, इनसे हम बेसिकली एक आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, और उसके हिसाब से हम पुल बैक पे एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। पुल बैक में हम क्या क्या देखते हैं? पुल बैक में हम देखते हैं रिट्रेसमेंट लेवल्स। पुल बैक में हम देखते हैं कि क्या रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं, जैसे कि 50% और 61% रिट्रेसमेंट लेवल। अब आज का मार्केट से आप देखेंगे तो आज तो मार्केट 100% से ज्यादा रिट्रेस कर गई और उसके नीचे चली गई, बट नॉर्मल मार्केट सिचुएशन में जो डे की मूव होगी उसका 60%, 65% से ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं मिलेगी, और फिर वहां से आपको एक मूव मिलेगा। तो नॉर्मली हमारा अगर पुल बैक एंट्री कर रहे हैं तो हम 61% रिट्रेसमेंट लेवल पे एंट्री करने की कोशिश करते हैं, या वीवैप। और इसमें इंपॉर्टेंट ये देखना जरूरी है कि रिट्रेसमेंट लेवल जहां पे आप एंट्री कर रहे हैं वहां पे रिवर्सल कैंडल बन रही है कि नहीं। अभी हम एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे, रिवर्सल कैंडल बन रही है कि नहीं। जैसे वीवैप पे अगर हम एंट्री कर रहे हैं तो वीवैप पे रिवर्सल कैंडल बननी चाहिए। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल पे अगर हम एंट्री कर रहे हैं तो वहां पे एक रिवर्सल कैंडल बननी चाहिए जो कंफर्मेशन कैंडल होनी चाहिए, यानी कि इस पूरे पुल बैक का
मेन जो कंफर्मेशन सिग्नल है वो है पुल बैक का रिवर्सल, कंफर्मेशन सिग्नल रिवर्सल पॉइंट, यानी वेट फॉर बुलिश कैंडल पैटर्न टू बाउंस ऑफ। ठीक है, अब ये कैसे हम देखेंगे, ये अब एक बार एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, और हम आज का ही एग्जांपल लेते हैं इसमें। हम लास्ट 2 दिनों का एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये मैंने आज का ग्राफ आपके लिए खुला है, और अगर हम आज इसको ट्रेड कर रहे होते तो नॉर्मली हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं पुल बैक में, और हम कल का भी एक एग्जांपल लेंगे। तो पुल बैक में हम क्या करते हैं, एक लेवल करीब करीब 11 बजे तक का, यानी डे लो, यानी जो भी डे लो है, ओपनिंग का जो भी डे लो बना सुबह 9 बजे से, और आप मानिए 11:30 तक के बीच का जो डे हाई बना, यानी कि आप मार्क कर लें ये 11:30 हो गया मेरा, इस पीरियड का लो एंड हाई, इस पीरियड का लो एंड हाई, ये हो गई हमारे रिट्रेसमेंट लेवल। लो एंड हाई को हमने प्लॉट किया तो रिट्रेसमेंट लेवल बन गई। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 70%, 61%। अब मैं जो बात कर रहा था कि हमें रिवर्सल देखना है 61% पे, ये देखिए ये जो सर्किल आप देख पा रहे हैं, इस सर्किल में 3 रिट्रेसमेंट लेवल्स आपको दिख रहे हैं, 61%, 70% और 78%। ये 3 रिट्रेसमेंट लेवल्स आपको दिख रहे हैं इस रेट में, यानी ये आज का इंपॉर्टेंट लेवल है। तो हमें एंट्री, एक तो हो गया कि हमें इस लेवल पे अगर कुछ रिट्रेसमेंट दिखेगा तो हमें लेना है। मैं आपके यहाँ पे 10 मिनट का ये चार्ट लगा हुआ है, क्योंकि जब हम इंट्राडे कर रहे हैं तो आप 10 मिनट का चार्ट यूज कर सकते हैं, और ये 10 मिनट्स का कैंडलस्टिक चार्ट है। अब क्या एंट्री यहाँ पे लॉजिकली रिवर्सल कैंडल हमें मिली नहीं, अगर इस लेवल पे रिवर्सल कैंडल बनती तो ये एंट्री बनती। अब हम लोगों ने आज ट्रेड लिया, वो ट्रेड इस इस रेंज पे यहाँ पे ट्रेड लिया आज हम लोगों ने। और ये ट्रेड क्यों लिया है, क्योंकि इस लेवल पे आने के बाद ये एक रिवर्सल कैंडल बनी थी। ये रिवर्सल पूरी रिवर्सल नहीं थी, बट ये एक रिवर्सल कैंडल लेने की कोशिश की, बट वापस ये क्लोजिंग होते होते नीचे बंद हो गई, और मार्केट में फिर एक सेलिंग आई जिसमें मार्केट नीचे के लेवल को टच किया। बट अल्टीमेट अगर आप देखेंगे तो अगर डेटा पॉजिटिव है तो ये दिस इज द राइट रिवर्सल कैंडल। अगर डेटा पॉजिटिव है तो ये एक ऐसा लेवल है जो राइट एंट्री पॉइंट है, जहां पे हम रिवर्सल कैंडल देख रहे हैं। क्यों ये रिवर्सल कैंडल है, क्योंकि इसकी आप वीक देखेंगे, वीक का मतलब हो गया कि ये जो नीचे टेल है इसकी, ये जो टेल आप देख पा रहे हैं, ये टेल लंबी टेल है, और इसकी क्लोजिंग करीब करीब हाइस के आसपास हुई है। तो फिर यहां से देखेंगे कि अगर हम इस कैंडल के आसपास अगर हम कॉल ऑप्शन लेने की कोशिश करते तो 25,300 की कॉल ऑप्शन आपको 100 रुपए के आसपास, 25,350 की कॉल ऑप्शन एट द मनी कॉल ऑप्शन, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस लेवल पे 25,350 की कॉल ऑप्शन आपको मिलती करीब 100 रुपए के आसपास, क्योंकि ये रिवर्सल कैंडल बना। और इस रिवर्सल कैंडल पे आप कहीं भी लेते तो 25,350 की कॉल ऑप्शन आपको 100, 105 की रेंज में मिलती, और वो कॉल ऑप्शन 140 तक ऊपर गई, यानी करीब 40% का कॉल ऑप्शन में जंप मिला। अब यहाँ पे लर्निंग क्या है कि एक तो हमें रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करना है, पुल बैक हम प्ले कर रहे हैं हाई से लो का। अब लो कुछ भी हो सकता है, हाई से लो का मैंने इंट्राडे का किया। सेकेंड लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो रिट्रेसमेंट लेवल पे आप लेना चाहते हैं, यानी सजेस्टेड रिट्रेसमेंट लेवल 61 से 78% के बीच में एंट्री बनती है, ये राइट एंट्री पॉइंट है। अब यहाँ पे लेने के पहले हमें कंफर्मेशन सिग्नल आनी चाहिए, जो बहुत जरूरी है, विच इज अ रिवर्सल कैंडल। ये यहाँ पे नहीं मिली तो ये एंट्री नहीं बनती है, यहाँ पे नहीं, पे भी नहीं बना, एंट्री नहीं बनती है, फिर नहीं बनती, फिर नहीं बनती, ये एंट्री बनती है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि बाकी जो डेटा सेट है, जैसे पीसीआर का डेटा है, क्या वो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। अगर वो नेगेटिव हो गया तो फिर वहां पे फिर क्वेश्चन आ जाता है कि नहीं, अगर डेटा चेंज हो गया तो फिर हमें इस एंट्री को अवॉइड करना है। बट अगर वो डेटा पॉजिटिव फिर भी बना हुआ है तो फिर आप यहाँ पे छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पुल बैक एंट्री। ये मैंने अभी बात किया रिट्रेसमेंट को लेकर के। अगर सपोज कीजिए वीवैप है, अगर वीवैप हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं, सपोज कीजिए हम अगर वीवैप प्लॉट कर देते हैं,
अब ये देखिए ये वीवैप है। अब नॉर्मली हम लोग रूल्स में ये सीखते हैं कि वीवैप के आसपास जैसे ही ट्रेड आए और हमें ट्रेड में एंट्री करनी है रिवर्सल को देखते हुए। अब अगर हम वीवैप पे कर रहे हैं और पीसीआर पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें वीवैप के आसपास रिवर्सल कैंडल ढूंढना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होगा ट्रेंड कंटिन्यूएशन में नीचे गिरती चली जाएगी। तो ये जो अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि आज हमें वीवैप पे हम लोगों ने एंट्री नहीं ली या ट्रेड नहीं लिया, रीजन ये था कि कोई भी रिवर्सल कैंडल हमें वीवैप पे नहीं मिली। अगली कैंडल भी रिवर्सल नहीं थी, नेक्स्ट भी नहीं थी, यहाँ पे साइन ऑफ थोड़ा रिवर्सल मिला जहां पे हम लोगों ने ट्रेड एंट्री करने की कोशिश करी, बट वो ये इस लेवल पे एसेलेट हुआ। बट ये एक ऐसा रिवर्सल कैंडल था जहां पे ट्रेड अटेम्प्ट किया जा सकता था। तो इस तरीके से अभी हम समझे कि पुल बैक एंट्री क्या होती है। पुल बैक में बेसिकली हम दो चीज, मेन सबसे प्राइमरी है रिवर्सल कैंडल एट अ सपोर्ट लेवल। अब सपोज कीजिए ये हम लोगों ने बात किया फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, और दूसरा हम लोगों ने बात किया सपोर्ट एंड ये वीवैप पे, और तीसरा हम ये समझ लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में हम कैसे पुल बैक प्ले करते हैं। तो ये देखिए मैंने आपके सामने 25,400 की कॉल ऑप्शन प्लॉट की, ये 25,400 की कॉल ऑप्शन है। अब 25,400 की कॉल ऑप्शन को हम टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा कर देते हैं, 2 घंटे की जगह हम इसे 30 मिनट का चार्ट लगाते हैं। 30 मिनट का चार्ट हमने लगा दिया इसे, और हम पिछले 3 दिन को, पिछले 4 दिन को देखने की कोशिश करते हैं। अब इसे हम कैसे ट्रेड करेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के आसपास। तो सपोर्ट के आसपास हमें ढूंढना होगा रिवर्सल कैंडल। ये देखिए सपोर्ट पे मुझे एक मिला रिवर्सल कैंडल, ठीक है। अब ये अगला सपोर्ट ये देखिए ये यहां से ये रिवर्ट कर गया। थर्ड थर्ड आपको ये यहाँ पे रिवर्सल कैंडल मिली सपोर्ट के आसपास, तो आपको एंट्री बनेगी। फोर्थ आपको ये देखिए यहाँ पे ये एक रिवर्सल कैंडल बनी सपोर्ट लेवल पे, और ये एक रिवर्सल कैंडल है, और अब हम इस लेवल पे हैं। तो इस लेवल पे अगर सपोर्ट पे देखा जाए तो ये एक रिवर्सल कैंडल यहाँ पे बनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हैं तो एज अ बायर ऑफ ऑप्शन हम रिवर्सल कैंडल ढूंढेंगे अपने सपोर्ट लेवल पे एज अ बायर ऑफ कॉल ऑप्शन, क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल अगर हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो हमें कॉल ऑप्शन अटेम्प्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर इस एक्सपायरी में देखेंगे तो एक करीब करीब आपको 1 2 3 4 अटेम्प्ट मिले हैं जिसमें हम कॉल ऑप्शन में ट्रेड ले सकते थे, जिसमें से सपोर्ट बनते बनते करीब करीब 16 तारीख को ये सपोर्ट बनना क्लियर समझ में आ गया होगा हमें कि ये है 16th तक अगर आप देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये सपोर्ट लेवल है, क्या सपोर्ट लेवल है 90 का। तो आप यहाँ पे एक अटेम्प्ट ये लेते 90 से ये मूव मिली मुझे 130 की, और फिर आप देखेंगे तो ये 95 से मूव मिली 150 की। आज तीसरा थर्ड टाइम सपोर्ट को इसने ब्रेक किया, बट अल्टीमेटली ये बंद सपोर्ट के आसपास ही हुआ है। अब 25,400 अगर कल गैप अप हो जाती है, वो डिपेंड करेगा फेड का क्या इवेंट आता है। अगर फेड का इवेंट नेगेटिव आया और 25,400 की कॉल ऑप्शन कल किसी कंडीशन में 60 के नीचे चली गई तो ये आप मान के चलें कल ये जीरो हो जाएगी। यानी 25,400 की जो कॉल ऑप्शन है 60 के नीचे चली गई, जो इसका मेजर सपोर्ट लेवल है, तो ये पूरा का पूरा ये जितने भी यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडर्स हैं इस रेंज में, ये पूरी की पूरी जो 4 दिन में ट्रेड हुआ ये ट्रैप हो जाएंगे, और पूरी की पूरी ये ऑप्शन जीरो हो सकती है। अगर किसी कारण से ये कल 100 के ऊपर चली गई, यानी कि पॉजिटिव खुल गई और फेड से आउटकम पॉजिटिव हुआ, तो ये कॉल ऑप्शन हो सकता है 140 150 भी चली जाए। अपने रेसिस्टेंस के आसपास ये 140 जो इसका रेसिस्टेंस है इस लेवल पे आ जानी चाहिए। तो इस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बेसिस पे भी पुल बैक को ट्रेड करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे करेंगे, वीवैप को कैसे करेंगे, और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे कैसे देखेंगे। इसका की जो प्रिंसिपल है वो है कि रिवर्सल कैंडल हमें सपोर्ट पे ढूंढना है, रिवर्सल कैंडल हमें वीवैप पे देखना है, और रिवर्सल कैंडल हमें रिट्रेसमेंट लेवल्स पे देखना है। ये की पॉइंट है इस पूरे की पूरी ट्रेडिंग सेटअप्स के। फिर से समझ लेते हैं कि कैसे इसमें ट्रेडिंग हम करते हैं।
फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स जो है इसमें 50% या 61% पे रिवर्सल कैंडल ढूंढना है। अगर हम वीवैप पे कर रहे हैं तो रिवर्सल कैंडल ढूंढना है। अगर हम मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, जैसे हम 10 पीरियड मूविंग एवरेज या 20 पीरियड मूविंग एवरेज या SMA 100 मूविंग एवरेज है, तो ये मूविंग एवरेज नॉर्मली सपोर्ट माना जाता है, बट इसके कंफर्मेशन के लिए आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना चाहिए। अगर हम सपोर्ट रेसिस्टेंस देख रहे हैं तो अभी मैंने एग्जांपल शेयर किया कैसे देखेंगे। एंट्री पॉइंट आपकी कंफर्मेशन होनी चाहिए अगर हमें रिवर्सल कैंडल मिल रहा है तो। अब हम नेक्स्ट सेटअप में आते हैं, रिवर्सल सेटअप, यानी कि रिवर्सल स्ट्रेटजीज क्या होती है और रिवर्सल्स को हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए और रिवर्सल्स को कैसे पकड़ सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवर्सल। और रिवर्सल में बेसिकली क्या, रिवर्सल स्ट्रेटजी आइडेंटिफाइंग द पॉइंट्स एट विच द करंट ट्रेंड, जो भी करंट ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, इज लाइकली टू चेंज द डायरेक्शन। अब इंट्राडे में रिवर्सल पकड़ना टफ है, क्योंकि इंट्राडे में मार्केट अगर जो ओवरऑल ट्रेंड है उसको फॉलो करता है और ऊपर रिवर्सल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर कई बार ट्रेड करेंगे, बट अगर आप ओवरऑल ट्रेंड में कई बार रिवर्सल पकड़ सकते हैं। इंट्राडे में भी कुछ हद तक कई बार हम रिवर्सल पकड़ सकते हैं, उसमें कुछ फॉर्मेशंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे इनगल्फिंग पैटर्न और हैमर। अभी हम आगे इसमें बात करेंगे कि इनगल्फिंग पैटर्न नैस्डैक में बन रहा है, जो मैंने कल टीवी पे जब हम बात कर रहे थे कि क्यों बैंक निफ्टी बढ़ने वाली है, उसमें मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया था नैस्डैक का, और रेफरेंस पॉइंट मैंने लिया था बैंक निफ्टी का कल के वीडियो में। और अभी हम उसको समझेंगे कि किस तरीके से हम इनगल्फिंग पैटर्न को देखेंगे और क्या फॉर्मेशन कल बन रही थी जो बैंक निफ्टी आज 600-700 पॉइंट ऊपर चली गई। और ये शूटिंग स्टार्स क्या होते हैं, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम्स क्या होते हैं, ये कुछ रिवर्सल पैटर्न्स मैंने जो कॉमन है, जो यूजफुल है, वो निकाले हैं। अदरवाइज कई सारे रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं जो आप गूगल में स्टडी कर सकते हैं, वो वेबिनार में हम कवर नहीं कर पाएंगे, बट कुछ जो कॉमन है, जो मैं प्रैक्टिकली यूज करता हूँ या जो हमें डेली देखने को मिलती है, वो रिवर्सल पैटर्न्स हम लोगों ने आज आपके लिए इस वेबिनार में निकाल के लेकर के आए। अब जैसे ये एक बार हम कुछ गूगल एग्जाम्पल समझते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स पे जाएंगे। अब जैसे रिवर्सल पैटर्न में ये काफी कॉमन है, हैमर पैटर्न। ये हैमर पैटर्न बनता है, ये स्टॉक्स में भी आप देख सकते हैं। स्टॉक्स में अगर बनता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाता है। इंट्राडे में भी हम आज हम लोगों ने देखा है ये पैटर्न बना है निफ्टी में, और ये काफी कॉमन है। और इसे हम हैमर, हैमर का मतलब ये हैमर की जैसे नीचे से एक, इसका कंडीशन ये है कि प्रीवियस डाउन ट्रेंड होना चाहिए और फिर डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर लाइक फॉर्मेशन बनना चाहिए और नेक्स्ट कैंडल उसकी कंफर्मेशन कैंडल होनी चाहिए। यानी कि जो प्रीवियस कैंडल है, ये जो कैंडल है, इसका ब्रेक होना चाहिए। अगर ऐसा बन रहा है तो इसे हम हैमर पैटर्न बोलेंगे। यानी प्रीवियस डाउन ट्रेंड होना चाहिए, फिर हैमर लाइक फॉर्मेशन बनना चाहिए, और जिस कैंडल में हैमर बन रहा है उसका प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। अगर ऐसा फॉर्मेशन बन रहा है तो ये कंप्लीट रिवर्सल फॉर्मेशन है। ठीक है, कई बार इन्वर्टेड हैमर भी बनते हैं, ये भी इन्वर्टेड हैमर भी रिवर्सल फॉर्मेशन में आता है, बट जनरली हैमर अगर हैमर लाइक है तो ये काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन माना जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं, और जैसे लाइव एग्जांपल्स में हम चलते हैं और हम इनगल्फिंग 2-3 पैटर्न देखेंगे अभी। एक तो इनगल्फिंग हैमर, शूटिंग स्टार और डबल बॉटम ट्रिपल टॉप, ये सब लाइव एग्जांपल से देखने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का ग्राफ खोला है, और बैंक निफ्टी में आप देखिए ये वीकली कैंडल है, ये वीकली कैंडल आप राउंड ऑफ कर रखा है मैंने। ये इनगल्फिंग पैटर्न जिसे बोलते हैं। इनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है कि प्रीवियस वीक, यानी कि जो प्रीवियस वीक का रेड कैंडल देख रहे हैं, इसे पूरा करंट कैंडल ने इनगल्फ कर गया, तो इसे हम रिवर्सल फॉर्मेशन बोलते हैं। अब बैंक निफ्टी में क्यों हम पॉजिटिव आउटलुक लेकर के चल रहे थे, और ये कल ही हम लोगों ने पॉजिटिव आउटलुक लिया था, रीजन ये था कि ये इनगल्फिंग पैटर्न बना था। तो यहाँ पे लर्निंग ये है कि जब कभी भी इनगल्फिंग या पैटर्न बने तो इसे हम रिवर्सल साइन मान करके चलते हैं,
और इसका आज देखिए ये ब्रेकआउट हुआ और बैंक निफ्टी का हाई आप देखेंगे तो हाई 52,954 है और क्लोजिंग 52,750 है। ये स्पॉट लेवल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इनगल्फिंग पैटर्न एक तरीके से समझ में आएगा क्या होता है। अब ये देखिए हैमर अगर हम ढूंढते हैं तो ये देखिए एक तरीके का यहाँ पे हैमर हमें दिखेगा, ये वीकली हैमर है। तो बेसिकली हम लाइव एग्जांपल से अपने पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो हम सीख रहे हैं ये वाकई में काम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अभी हम ये देखिए यहाँ पे ये हैमर लाइक फॉर्मेशन है और हैमर बनने के बाद बैंक निफ्टी करीब करीब 3,000 पॉइंट की रैली यहाँ से बनी। अब बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रैली बनने के चांसेस लग रहे हैं और 53,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल जानी चाहिए क्योंकि ये इनगल्फिंग और ब्रेकआउट है। सब कुछ देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि आज स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, मार्केट में रैली कल बननी चाहिए। एक बार हम नैस्डैक को देख लेते हैं। अभी आप देखिए ये मैंने आपके सामने नैस्डैक का वीकली चार्ट खोला है। मैंने आपके सामने नैस्डैक का वीकली चार्ट खोला है। अब ये देखिए ये 2 वीक का है और 2 वीक का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये इनगल्फिंग है पूरा, यानी प्रीवियस वीक को जो रेड कैंडल है ये प्रीवियस वीक का रेड कैंडल एक डाउन वीक नेगेटिव मूव था और जो लास्ट वीक हुआ उसने पूरा इनगल्फ कर लिया, यानी कि पूरा का पूरा इनगल्फिंग कैंडल है। आज रात में इवेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर पॉजिटिव आउटलुक जो सिनेरियो बन रहा है वो अभी तक सब कुछ पॉजिटिव सिनेरियो बन रहा है। चार्ट्स में यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट प्रीवियस वीक में दिखी है तो ये ब्रेक हो जाना चाहिए और अगर ये ब्रेक हो गया नैस्डैक में तो आप सोच सकते हैं कि नैस्डैक में रैली कम से कम 18,200 तक की आनी चाहिए क्योंकि ये काफी अच्छा इनगल्फिंग है। अगर 18,200 तक की रैली आएगी तो निफ्टी में रैली आपकी कहां तक आ सकती है और बैंक निफ्टी में अगर ब्रेकआउट है तो बैंक निफ्टी फिर से 53,500 54,000 भी आ सकता है और निफ्टी 26,000 की तरफ जा सकती है। तो जो सिनेरियो है वो सारा सिनेरियो पॉजिटिव है। तो इस सिनेरियो में हमें पुट्स को तो अवॉइड करना चाहिए। हम इन सब चीजों को देख के हमें बाय ऑन डीपी करेंगे, हम कॉल ऑप्शन पे बेट करेंगे। तो इस तरीके से ये सिनेरियो अभी बन रहा है। अगर एक बार हम यहाँ पे निफ्टी भी देख लेते हैं तो एक आइडिया हमें लग जाएगा कि निफ्टी में भी किस तरीके से फॉर्मेशंस बन रहे हैं और हम क्या निफ्टी में, ये देखिए निफ्टी का वीकली चार्ट है। निफ्टी का वीकली में भी सिमिलर ही सेम ही चीज दिख रही है, इनगल्फिंग। ये पूरा और ये इनगल्फिंग छोटी मोटी नहीं है, ये प्रीवियस 2 वीक को इनगल्फ किया है और जस्ट ब्रेकआउट ले रहा है। तो अगर आप यहाँ पे रेंज भी निकालेंगे तो कम से कम 24,600 से 25,200 यानी 600 पॉइंट की रैली कम से कम, अगर यहाँ से देखें तो 25,800 25,900 तक की रैली बनती है। तो ये सब सिनेरियो हमें लाइव अभी दिख रहा है और इन सब को देख के यही लग रहा है कि मार्केट में पॉजिटिव मूव बनना चाहिए। और इनगल्फिंग हमने अभी समझ लिया। अब यहाँ पे हैमर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक हैमर बना है। तो इस तरीके से पैटर्न्स आपको कई सारे यहाँ पे ढूंढने से मिलेंगे, शूटिंग स्टार्स भी मिलेंगे। एक रिवर्सल पैटर्न और आपको मैं दिखाता हूँ आईसीआईसी बैंक में, आईसीआईसी बैंक में नहीं, आइलैंड रिवर्सल फॉर्मेशन। हाँ, ये मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए ये गैप्स में हम कवर करेंगे। ये बेसिकली एचडीएफसी बैंक का ग्राफ है और इसमें आप ये देख रहे हैं गैप अप ओपनिंग हुई है, ये गैप है। तो ये रिवर्सल गैप्स होते हैं, ये इस तरीके का रिवर्सल गैप्स होते हैं जो हम अभी गैप में कवर करेंगे कि रन अवे गैप क्या होते हैं, ब्रेक अवे गैप्स क्या होते हैं, रिवर्सल गैप्स क्या होते हैं। बट फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक में ऐसा सिनेरियो बना था जो बहुत बड़ा गैप अप हुआ था बिकॉज ऑफ सम इवेंट और वहां से वो सेलिंग आई थी। ठीक है, और वापिस ये अभी ब्रेकआउट हुआ है। तो मोस्ट लाइकली आने वाले समय में ये कम से कम इस जो गैप जहां ये क्रिएट हुआ है 1760 1780 तक एचडीएफसी बैंक पहुंच जाना चाहिए। ये गैप के आसपास जहां से ये क्रिएट हुआ इसी लेवल पे ये आ जाना चाहिए।
तो अभी हम लोग जो हमें समझने को मिला अभी तक, हमने ये समझा कि जो करंट ट्रेंड है, इस अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, इसमें रिवर्सल में हमें डबल टॉप देख सकते हैं, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम। वो ऑप्शंस के जो 25,400 की कॉल ऑप्शन आपने देखी, उसमें कई सारे आपने डबल टॉप देखे होंगे, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम देखा होगा। इनगल्फिंग हमने देखा, हैमर देखा, शूटिंग स्टार भी काइंड ऑफ हैमर ही है। तो शूटिंग स्टार का एग्जाम्पल अभी मैंने नहीं निकाला है। अब हम आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। हम स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में बात कर लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसा चीज है जिससे हमें बचना बहुत जरूरी है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन ट्रेडर के लिए है। ये होता क्या है, स्टॉप लॉस हंटिंग में क्या जनरली होता है? स्टॉप लॉस हंटिंग रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ ड्राइविंग द प्राइस ऑफ एसेट डाउन। अचानक से प्राइस गिरता है, triggers the stop loss orders placed by traders, and this can lead to increased volatility and price manipulation. ये नॉर्मली स्टॉप लॉस हंटिंग बड़े हमेशा कोई भी इवेंट हो, बड़ा इवेंट जब भी होगा तो उसके एक दो दिन पहले स्टॉप लॉस हंटिंग आपको हमेशा देखने को मिलेगी। तो ये हमें बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए कि अगर इवेंट है तो हमें ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना है, हमें स्टॉप लॉस हंटिंग पे ट्रेड लेना है। यानी हमें वेट करना होगा कि कब स्टॉप लॉस हंटिंग आए और हम उस हंटिंग में ट्रेड लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप स्टॉप लॉस हंटिंग से बच जाएंगे। और कभी भी जो स्ट्रॉन्गर हैंड्स होंगे, जो बड़े प्लेयर होंगे, जो या जो इवेंट प्लेयर्स होंगे, वो ब्रेकआउट्स पे ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि इवेंट है। इवेंट में हर आदमी के मन में डर या पैनिक होता है। तो वो क्या होगा, उसमें स्टॉप लॉस हंटिंग होगी, यानी मार्केट में अचानक से करेक्शन दिखेगी और उसमें वीकर हैंड्स निकलेंगे और स्ट्रॉन्गर हैंड्स घुसेंगे। क्योंकि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है या फ्यूचर एंड ऑप्शन है, दिस इज अ ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन हैंड टू अदर हैंड, इट इज अ जीरो सम गेम। तो नॉर्मली क्या होगा, वीकर हैंड्स को निकाला जाता है और स्ट्रॉन्गर हैंड्स एंट्री करते हैं। तो जब भी कोई इवेंट हो, जैसे आरबीआई की पॉलिसी आने वाली हो, या कोई स्टॉक का रिजल्ट आने वाला हो, या कुछ भी ऐसा इवेंट हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें स्टॉप लॉस हंटिंग का वेट करना है, और स्टॉप लॉस हंटिंग हो तो हमें ट्रेड में एंट्री करनी है। आजकल दिक्कत ये हो रखी है कि ओवरनाइट इवेंट्स आ रहे हैं, तो ओवरनाइट इवेंट में तो गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगी, तो उसमें स्टॉप लॉस हंटिंग कई बार प्रीवियस डे हो जाती है। ये कैसे होती है? लार्ज ऑर्डर्स, लार्ज इंस्टीट्यूशंस और मार्केट मेकर्स माइट प्लेस लार्ज सेल ऑर्डर्स टू पुश द प्राइस डाउन, ट्रिगर्स द स्टॉप लॉस ऑफ रिटेल ट्रेडर्स। यानी कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस, वो बड़े बास्केट्स, बड़े ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, क्योंकि उनके पास बड़े स्टॉक्स की होल्डिंग होती है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, इन सब की होल्डिंग्स बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास बड़ी क्वांटिटी में होती है। रिटेलर्स के पास इनकी होल्डिंग होती ही नहीं। तो बड़ा इंस्टीट्यूशंस क्या कर सकता है, उनके पास बड़ी होल्डिंग्स होती है, दे जिससे वो बास्केट, एज अ बास्केट अगर वो बेचेंगे इन सारे स्टॉक्स को, तो इंडेक्स नीचे आने लगेगा और नीचे के लेवल पे वो अपनी बास्केट को वापस रीपरचेज कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि वो अपने स्टॉक्स को ऊपर के भाव पे बेच के नीचे के भाव पे स्टॉक्स खरीद लेते हैं। तो एक तो फायदा उनको हो गया कि उन्होंने बड़े ऊपर के भाव पे बेचा और नीचे के भाव पे खरीद लिया। मार्केट में जब पैनिक हुआ, तो उस सिचुएशन में सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, तो हम लोग अपना सौदा काटेंगे और बड़े हैंड्स उस सौदे को प्लस कर लेंगे। तो इस तरीके से उनको सस्ती में चीजें मिल जाती है और हमारा सौदा छूट जाता है। तो ये नॉर्मली स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत कॉमन फेनोमेना है। ये हम अभी लाइव एग्जांपल्स भी एक दो मैं आपको दिखाऊंगा जब स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है। तो बेसिकली इससे हमें बचना क्या है, एक तो इवेंट पे ध्यान रखना है, और दूसरा हमें ब्रेकआउट्स को अवॉइड करना है। हमें पुल बैक पे एंट्री लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हंटिंग से बच जाएंगे। प्राइस मैनिपुलेशन, और ये आप स्टॉप लॉस हंटिंग को अवॉइड नहीं कर सकते, ये मार्केट में होगी और हमें इससे कोई उपाय नहीं है, हमें इससे लड़ना ही पड़ेगा। तो बिग ट्रेडर्स माइट मैनिपुलेट प्राइस टू ट्रिगर द स्टॉप लॉस बिफोर रिवर्सिंग द प्राइस डायरेक्शन, अलाउइंग देम टू बाय बैक एट अ लोअर प्राइस। ये किस लेवल पे जनरली करते हैं वो लोग? ये जनरली कहां पे होता है? इट हैपेंस अराउंड की सपोर्ट और की रेसिस्टेंस लेवल, राउंड नंबर्स, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जोन, यानी वैसा लेवल जहां पे बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, उस लेवल पे ट्रिगर होगा, ताकि बहुत सारे स्टॉप लॉसेस वहां पे प्लेस्ड होंगे और वो वहां से मतलब कट जाएंगे स्टॉप लॉस।
अब इसे हम कैसे देख सकते हैं, कैसे पकड़ सकते हैं, ये सब अभी हम देखते हैं। अब इसमें स्ट्रेटेजी हमें क्या फॉलो करना चाहिए, एक तो हमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस क्लस्टर्स फाइंड करना है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस मार्केट में लगे हुए हैं। ये हम कैसे फाइंड करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। स्टॉप लॉस क्लस्टर्स यानी स्टॉप लॉस लेवल्स कहाँ पे ज्यादातर लोगों के हैं। दूसरा, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल मार्केट में क्या है। जैसे हम ऑप्शन के केस में अभी आपने देखा कि जो 24,400 की कॉल ऑप्शन है उसका सपोर्ट लेवल क्या था, 90 के आसपास था। यानी कि ये जो सपोर्ट लेवल है, अगर मैं इसको एज ए इंस्टीट्यूशन ब्रेक कर दूं और ब्रेक करके मैं 70 ले आऊं, तो क्या होगा, इसके ऊपर वाले जितने ट्रेडर हैं वो स्टॉप लॉस अपना ट्रिगर मार देंगे। जैसे आज क्या हुआ, आज मैंने 9 पे 90 पे खरीदा सपोर्ट पे, और इसका लो देखेंगे तो 66 का लो था, और स्टॉप लॉस 70 का हमारा था, और 66 रुपीज 45 पैसे का लो लगा। ठीक है, सॉरी। तो बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करना है स्टॉप लॉस क्लस्टर्स, ठीक है। और सेकंड आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था कि सपोर्ट 24,000 25,400 की कॉल ऑप्शन का सपोर्ट लेवल था 90, जहां पे आज हम लोगों ने ट्रेड एंट्री करने की कोशिश करी। अब 70 का स्टॉप लॉस हिट हो गया, 66 का लो लगा। ठीक है, तो ये जो स्टॉप लॉस सारे लगे हुए थे ये यहाँ पे हंट हो गए, और 66 के लो लगने के बाद ये स्टॉक प्राइस 112 हो गया। ठीक है, यानी यहाँ से बाउंस हुआ। तो ये बेसिकली स्टॉप लॉस हंटिंग इस तरीके से होती है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे सपोर्ट लेवल है, रेसिस्टेंस है, वहीं पे एंट्री करनी है। मार्केट का रिएक्शन, डाइवर्सिफाई। अब कैसे हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, तो हमें मल्टीपल स्टॉप लॉस ऑर्डर्स यूज करने चाहिए। यानी अगर सपोज मैं 4 लॉट ट्रेड कर रहा हूं, तो मेरा एक लॉट का स्टॉप लॉस मान लीजिए 66 है, एक लॉट का 70 है, एक लॉट का 62 हो सकता है, और एक लॉट का 60 हो सकता है। इससे क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर्स जो है वो अलग अलग लेवल्स पे प्लेस हो जाएंगे। तो वॉल्यूम क्लस्टर्स में बहुत सारे स्टॉप लॉस एक जगह नहीं दिखेंगे, जिससे हंटिंग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अनयूजुअल वॉल्यूम स्पाइक्स को हमें ट्रैक करना होगा। और वॉल्यूम, कई बार हमें देखते हैं कि अचानक से जब मार्केट गिरती है तो उसमें वॉल्यूम स्पाइक्स आती है, तो वो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं वॉल्यूम क्लस्टर्स कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये है वॉल्यूम क्लस्टर्स। इस तरीके से आपको उसमें वॉल्यूम प्रोफाइल के ग्राफ में आपको जाना होगा। जैसे लाइव एग्जांपल में लेके चलता हूं आपके सामने मैं ग्राफ खोल रहा हूं 24,400 की वॉल्यूम प्रोफाइल की, यानी कि जो भी वॉल्यूम्स हुए उसका प्रोफाइल हो गया ये। अब ये इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये तो पूरे दिन का है। अब 90 के आसपास सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स दिख रहे थे, जहां पे ट्रेड हमें सुटेबल ट्रेड एंट्री बन रही थी 90 के आसपास। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि 90 के आसपास सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स का क्लस्टर्स है। तो ये एक सुटेबल लेवल था जहां पे ट्रेड एंट्री बनती थी, जो आज हम लोगों ने ट्रेड लेने की कोशिश करी थी 90 के आसपास। बट उसके बाद ये 66 का आप लो देख पा रहे हैं कि ये 66 का लो लगा और फिर वहां से रिवर्स हो गई। यानी मार्केट में जितना भी ट्रेड हुआ ये सारा का सारा स्टॉप लॉस हंट इस तरीके से हुई। अब सपोज कीजिए इसे मैं लास्ट 3 दिन का देखूं। बेसिकली हमें कैसे देखना है, 3-4 दिन का अगर हम देखें तो पूरा का पूरा वॉल्यूम क्लस्टर आपको दिखता है। और वॉल्यूम क्लस्टर्स के हिसाब से अगर हम देख पा रहे हैं तो मार्केट में जो भी ओपन इंटरेस्ट बना है वो, अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम 90 से, अगर इसे 90 से लेके 120 की रेंज में सबसे ज्यादा पोजीशंस आपको दिख रही होगी। यानी कि अगर 90 के नीचे जाएगा तो ये सारे स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से बेसिकली हमें ये ध्यान देखना है कि हमें लोअर बैंड पे लेने की कोशिश करनी है। और अगर हम लोअर बैंड पे यानी 90 के आसपास एंट्री करेंगे तो मेरे पास एक साइजेबल लेवल है, रेंज है, जिससे मेरा स्टॉप लॉस हंट नहीं होगा। तो स्टॉप लॉस हंट से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हम एंट्री कहां पे कर रहे हैं। और एंट्री आपकी कभी भी, ये जो बैंड दिख रहा है, जैसे आप बैंड देख रहे हैं कि 120 से लेके 90 का जो बैंड है, इस बैंड में सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स हुए हैं।
तो हमें किसी भी कारण में 120 से ऊपर एंट्री नहीं करनी चाहिए। अगर हम 120 से एंट्री ऊपर कहीं पे भी करेंगे 25,400 की कॉल में, तो हम कभी भी स्टॉप लॉस हंट कर दिए जाएंगे। तो इस प्रोफाइल से लर्निंग हमें ये मिलती है कि ये जो प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल का अपर बैंड 120 है और लोअर बैंड 90 है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें लोअर बैंड पे एंट्री करने की कोशिश करनी चाहिए 90 के आसपास, और किसी भी कंडीशन में 120 के ऊपर हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हंट हर बार हो जाएगा। अगर आप इसको एक एग्जाम्पल से देखिए, मैं 25,400 की एग्जाम्पल लेता हूं और 120 का ये रेंज है और 90 का ये रेंज है, 120 और 90। अब आप इसमें ये देखिए कि जब जब आप 120 के ऊपर एंट्री करते आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाता। जब जब मैं 120 के ऊपर एंट्री करने की कोशिश करता, मैं प्रॉफिट ज्यादा नहीं मिलता है, 20-30 पॉइंट ही मिलता। बट अगर हम इसी को 90 के आसपास एंट्री करते तो मेरा स्टॉप लॉस हंट केवल आज हुआ छोटा स्टॉप लॉस, अदरवाइज ऑल 3 इंस्टेंस 1 2 3 प्रॉफिटेबल होती। तो बेसिकली स्टॉप लॉस हंट से बचने का एकमात्र तरीका है कि हमें लोअर बैंड पे लेना पड़ेगा, अदरवाइज अगर हम अपर बैंड पे लेंगे तो हमारी स्टॉप लॉस हंट हो जाएगी और उसका कोई उपाय नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास ही आपको ट्रेड लेना पड़ेगा ऑप्शंस में। अब जैसे ये कुछ ग्राफिकल एग्जांपल्स हैं, तो ये कुछ फिगर्स मैंने लिए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कैसे होता है, ये इस तरीके से कई बार सेलिंग आएगी और ये रिवर्सल बना, सारे स्मॉल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हंट हो गया और ये मार्केट ऊपर की तरफ मूव हो गई। नॉर्मली स्टॉप लॉस हंटिंग इज अ मैनिपुलेटिव एक्टिविटी। दिस इज, अब जो रेगुलेटर हैं वो इस पे ऑब्जर्वेशन रखते हैं, वो वॉच करते हैं, बट अगेन दिस हैपेंस इनटू द मार्केट, क्योंकि इसमें क्या है, बास्केट्स के थ्रू स्टॉक्स अचानक से सेलिंग हुई और इस तरीके की एक्टिविटी होती है, बट इससे हमें बचना है। बट एनीवे दिस इज कॉल्ड अ स्पेकुलेटिव एक्टिविटी एंड रेगुलेटर्स कीप वॉच ऑन द स्टॉप लॉस हंटिंग। सेकेंड सिनेरियो कैसा बनता है, ये देखिए इस तरीके से भी होता है। जैसे ये आप देख पा रहे हैं कि ये ब्रेकआउट हुआ, ये बहुत कॉमन होता है कई बार, ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो हम देखते हैं मार्केट में कि इस तरीके से एक बहुत अच्छी प्यारी सी ब्रेकआउट कैंडल बनेगी और फिर वहीं से ये रिवर्सल कैंडल बनता है। तो हमें ब्रेकआउट कैंडल को अवॉइड करना है और हमें सपोर्ट पे रिवर्सल कैंडल ढूंढना है, वहां पे हमें एंट्री करेंगे तो हमें ट्रेड्स जरूर कम मिलेंगे, बट हमारे विनिंग प्रोबेबिलिटी इसमें ज्यादा होगी। अब हम आगे फटाफट चलते हैं, कुछ लाइव एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक एग्जांपल मुझे मिला, ये एग्जांपल है 19 तारीख का। 19 तारीख अगर आपको याद हो तो रिलायंस का एजीएम था, उस दिन 19 तारीख को रिलायंस का एजीएम था। और एक तो आज स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, बट आज इवेंट है तो हम बोल नहीं सकते कि वो स्टॉप लॉस हंटिंग है, वो एक्चुअल सेलिंग है। बट अगर आप सारे सिनेरियो को कंबाइन करें, नैस्डैक को, निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, एक मैं अभी आईसीआईसी बैंक में आपको अभी दिखाऊंगा कि आईसीआईसी बैंक में क्या फॉर्मेशन बन रही है और क्या टारगेट्स बन सकते हैं और उसमें क्या पैटर्न बन रहा है, वो हम आगे समझेंगे, क्योंकि आईसीआईसी बैंक का वेटेज भी बैंक निफ्टी में 20-22% है। तो अभी हम स्टॉप लॉस हंटिंग समझ रहे हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग 29 तारीख को, जिस दिन एजीएम थी, 2 बजे रिलायंस इंडस्ट्रीज की, उस दिन ये देखिए ये यहाँ से वीवैप से रिवर्सल बना, ये ब्रेकआउट हुआ। कि जितने भी ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री किए होंगे, ये जितने भी ट्रेडर्स यहाँ पे बाय किए होंगे, ये यहाँ से ये स्टॉप लॉस हंटिंग हुई और ये विद इन 5 मिनट्स एक बास्केट सेलिंग आई, बास्केट सेलिंग। और फिर जो जिसने बास्केट बेचा उसने इस करीब 15-20 मिनट में ये अपना सारा बास्केट वापस खरीद दिया उसने, और फिर वापस से ये 10 से 15 मिनट में ये मूव बनी। और आप देख पा रहे हैं ये क्या लेवल है, 25,200, और वहां से कहां आ गई मार्केट, 25,500, 25,500 के आसपास, 25,600 के आसपास फ्यूचर गया। स्पॉट 25,500 आया, स्पॉट 25,600 के आसपास गया। तो ये जितने भी ट्रेडर्स ने इन लेवल पे एंट्री करने की कोशिश करी, इनका सारा स्टॉप लॉस हंट इस लेवल पे ये एक कैंडल से हुआ और ये बास्केट सेलिंग से हुई। जनरली मैं आजकल ये देख रहा हूं कि बास्केट सेलिंग या जो स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है उसमें रिलायंस का काफी कंट्रीब्यूशन आ रहा है। आप देखेंगे कि आज आईटी में सेलिंग थी और जब मार्केट अचानक से गिरा तो रिलायंस के कारण ही ये
स्टॉप लॉस हंटिंग आज देखने को मिली, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में कोई इम्पैक्ट नहीं था, आईसीआईसी में नहीं था, एक्सिस में नहीं था, बट मेनली रिलायंस के की सेलिंग के कारण बास्केट में सेलिंग दिखी। तो रिलायंस उस दिन रिलायंस का एजीएम होने के कारण बैंक निफ्टी ने ऐसा किया था, बट ये सिनेरियो रेगुलर देखने को मिलता है। ये एक एग्जांपल। इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। बचने के लिए एक तो हमें स्टॉप लॉस वाइडर हमें यूज करना चाहिए, यानी जैसे हम 20 पॉइंट या 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस यूज करते हैं, कई बार हमें हंटिंग से बचने के लिए 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी ऑप्शंस में यूज करना चाहिए। 30 पॉइंट ऑप्शन का मतलब हो गया कि 60 पॉइंट फ्यूचर्स। अब डिपेंड करता है आप एंट्री कहां पे कर रहे हैं। कॉमन लेवल को अवॉइड करेंगे, मेंटल स्टॉप लॉस यूज करेंगे, स्लाइटली स्टॉप लॉस स्लाइटली बिलो द की लेवल, की टेक्निकल लेवल से नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑप्शन स्ट्रेटजीज, अगर आप यूज करेंगे तो आप स्टॉप लॉस हंटिंग से बच सकते हैं। ऑप्शन स्ट्रेटजीज में जैसे बुल स्प्रेड्स यूज कर लें, आप हेजिंग स्ट्रेटजीज यूज करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस हंटिंग से आप बच सकते हैं। नेकेड ऑप्शंस करेंगे तो स्टॉप लॉस हंटिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। या आप एटीआर बेस्ड यानी कि वॉलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हैं। मोस्ट लाइकली जो मोस्ट यूजफुल है वो एक तो ऑप्शन स्ट्रेटजी सबसे यूजफुल है। दूसरा है कि आप अवॉइड कीजिए कॉमन लेवल और थोड़ा वाइडर स्टॉप लॉस यूज कीजिए। ये तीन इज मोस्ट लाइकली यूज कर सकते हैं। और चौथा टेक्निकल लेवल्स के नीचे स्टॉप लॉस यूज करना। अब हम कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन में आते हैं और इसमें हम आईसीआईसी बैंक को समझेंगे और फिर हम नेक्स्ट 15 मिनट्स में अपने प्रेजेंटेशन को कंक्लूड करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर में चलेंगे। कंटिन्यूएशन का मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूएशन का मतलब हो गया कि निफ्टी अभी क्या है, निफ्टी चल रही है कंटिन्यूएशन, फिर यहाँ पे रुकी, निफ्टी चल रही है, फिर बीच में रुक गई, ऐसे ऐसे रुक गई और फिर वापस उसने ट्रेंड पकड़ लिया। अभी सेम बैंक निफ्टी में भी हो रहा है कि बैंक निफ्टी चल रही थी ऊपर, फिर अभी रुक गई थी और इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बना लिया और फिर वापस से ब्रेकआउट हो गया। सेम ऐसा ही निफ्टी में भी हो रहा है कि निफ्टी का ट्रेंड अप ट्रेंड था। लास्ट पिछले महीने ये थोड़ा सा रुका, साइडवेज हुई, साइडवेज में बहुत सारे लोग डर गए, निकल गए और फिर वापस से ये ब्रेकआउट हो रहा है और इसको ट्रिगर मिल जाएगा फेड की इवेंट से। और अगर ट्रिगर मिल गया तो बैंक निफ्टी आ जाएगी 26,000। मेरा अपना मानना है कि बैंक निफ्टी 26,000 आनी चाहिए, सॉरी निफ्टी 26,000 आनी चाहिए और बैंक निफ्टी 53,500 से 54,000 आनी चाहिए, क्योंकि जो सारे सिनेरियो दिख रहे हैं वो पॉजिटिव दिख रहे हैं। रोल ओवर्स भी लॉन्ग दिख रहे हैं, नैस्डैक का चार्ट पॉजिटिव दिख रहा है, बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं एचडीएफसी बैंक या कंपोनेंट्स हैं उनमें भी पॉजिटिव डेटा दिख रहे हैं। और आने वाले समय में दीपावली भी आने वाली है नवंबर में, तो प्री दीपावली रैली भी बनेगी, ईयर एंड भी आएगा तो ईयर एंड का भी एक रैली बनती है। तो सब मिला के ऐसा ही लग रहा है कि 26,000 की तरफ और बैंक निफ्टी 54,000 की तरफ बहुत जल्दी मूव कर जाएगी। अब कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन में क्या क्या हमें देखना चाहिए ये सब हम समझ लेते हैं। कंटिन्यूएशन क्या होता है ये समझ में आ गया। अब ये डाउन ट्रेंड का भी कंटिन्यूएशन होता है कि गिर रही है, फिर साइडवेज हुआ और फिर मार्केट मूव कर गई। कंटिन्यूएशन को हमें कैसे ट्रेड करना है ये स्ट्रेटजी हम एक बार देख लेते हैं। ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप स्ट्रेटजीज used by trader to identify and capitalize and on the opportunities when the current trend is expected to continue। यानी करंट ट्रेंड जो मेरा चल रहा है वो एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू है, तब हम कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन यूज करते हैं। इसमें कैसे ट्रेड करते हैं? एक तो हम पुल बैक्स यूज करते हैं। पुल बैक्स में हम क्या यूज करते हैं? पुल बैक्स में हम फीबो सीरीज यूज करते हैं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यूज करते हैं और मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं, फ्लैग्स यूज करते हैं। यह भी मैं आईसीआईसी बैंक में आपको दिखाऊंगा, बहुत ही सुंदर फ्लैग बन रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल हम यूज करते हैं, ब्रेकआउट रीटेस्ट यानी कि ब्रेकआउट हुआ, यानी ये ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट को रीटेस्ट करना, यानी यहाँ पे रीटेस्ट किया तो ये हम कंटिन्यूएशन में ये रीटेस्ट करके फिर चलता है, इसे हम बोलते हैं ब्रेकआउट रीटेस्ट। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं ये हम आगे समझते हैं। ये कुछ पैटर्न्स मैंने निकाले हैं जो यूज करते हैं, जैसे कि फ्लैग पैटर्न हो गया। फ्लैग पैटर्न हम चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं।
अभी देखिए ये आपके सामने आईसीआईसी बैंक का ग्राफ खोला है, मैंने आईसीआईसी बैंक का ग्राफ खोला है। अब आईसीआईसी बैंक का डेली चार्ट है, यहाँ पे जस्ट लाइक अ फ्लैग आपको दिख रहा है कि ये देखिए फ्लैग जैसा बन रहा है, ये जो ये बॉक्स दिख रहा है आपको, ये बॉक्स है, बॉक्स में फ्लैग है, और उसके बाद एक छोटा सा, ये देखिए ये एक बना पैटर्न जिसे हम बोलेंगे साइडवेज सा पैटर्न बना, जो मार्केट को पॉज लिया, जिसने मार्केट ने पॉज लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर से ये फ्लैग का ब्रेकआउट हो गया, यानी ये फ्लैग बना, फ्लैग एग्जैक्ट फ्लैग तो नहीं बनेगा, हमें एज्यूम करना है कि जिस तरीके से झंडा होता है, यानी कि उसका एक रॉड हो गई, तो ये एक रॉड हो गई हमारी, और रॉड के बाद जो फ्लैग होता है वो फ्लैग हल्का टिल्टिंग होता है, यानी कि फ्लैग जब लहराता हुआ फ्लैग आप देखेंगे तो वो हल्का सा झुका हुआ होता है। तो उसी तरीके से प्राइस हल्का सा ये फ्लैग झुका हुआ आया और फिर उसको ब्रेकआउट किया इसने। तो अब इसका टारगेट क्या बनेगा, क्वेश्चन ये आता है। तो फ्लैग जहां से स्टार्ट हुआ, यानी फ्लैग का लो है 1160 से 1250 ब्रेकआउट हुआ, तो 100 पॉइंट, यानी कि 1250 से 100 पॉइंट ऊपर 1350 आईसीआईसी बैंक का टारगेट यहां से बनता है, जो इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो अब हमारे मन में सवाल आता है कि आईसीआईसी बैंक में फ्लैग पैटर्न बन रहा है जो ब्रेकआउट ले रहा है, एचडीएफसी बैंक में भी पैटर्न बन रहा है, इनगल्फिंग बन रहा है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, नैस्डैक में। तो हमारे पास कोई ऐसा रीजन नहीं दिखता है जिसको हम देख करके ये बोलें कि मार्केट में मंदी है, मार्केट गिर सकती है और मार्केट 25,000 आ सकती है। सारे फैक्टर्स देख के यही समझ में आते हैं कि मार्केट 26,000 जा सकती है और 54,000 बैंक निफ्टी जा सकती है, क्योंकि उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें स्ट्रेंथ है। वीकनेस कहाँ पे है, वीकनेस थोड़ा आईटी में आज दिखी है, तो आईटी को थोड़ा हमें देखना होगा कि अगर कल आईटी में चाल बनती है तो आईटी का वेटेज मार्केट में करीब 20-25% है निफ्टी में, तो आईटी में चाल बनेगी। रिलायंस ओवरऑल अभी साइडवेज है, तो रिलायंस से कोई ज्यादा क्यूज हमें नहीं मिल रहे हैं, बट रिलायंस ओवरऑल आप उसे पॉजिटिव ट्रेंड ही लेके चलेंगे, नेगेटिव नहीं बोलेंगे। तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, आईटी कल डिसाइड फैक्टर होगा कि आईटी क्या करता है, और रिलायंस ओवरऑल स्टेबल है। तो ओवरऑल अभी व्यूज यही मिलते हैं कि पॉजिटिव है। तो कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें देखना है। ये मैंने एग्जांपल लिया फ्लैग पैटर्न का, जो कि बियरिश कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन भी हो सकता है और बुलिश भी हो सकता है। जो अभी हमने एग्जांपल लिया उसमें हमने यही समझा कि आईसीआईसी बैंक में एक ऐसे फ्लैग बना, पोल बना, फिर उसका ये फ्लैग बना, ये फ्लैग बना, और इस फ्लैग का ये जो ब्रेकआउट है, ये लेवल इसने ब्रेकआउट किया। ये आईसीआईसी बैंक का ये पैटर्न है, यानी कि ये ट्रेंड कंटिन्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे फ्लैग बन रहा है और ट्रेंड फिर वापस रिज्यूम हो गया, तो इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन। तो इस तरीके से कई और कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बनते हैं, जैसे कि पुल बैक एंट्री, फ्लैग्स, असेंडिंग ट्रायंगल, ब्रेकआउट्स, रीटेस्ट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स। तो यहाँ पे ये फ्लैग्स का एग्जांपल है, कुछ कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन के एग्जांपल्स हैं जो आप गूगल में स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे ये बड़ा कॉमन है, बुलिश फ्लैग पैटर्न, बेयरिश फ्लैग पैटर्न भी बनते हैं कई बार। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स भी हम यूज करते हैं, सपोर्ट लेवल भी हम यूज करते हैं कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन के लिए। अब हम गैप्स में आते हैं और गैप्स को फटाफट कवर करने की कोशिश करते हैं। गैप्स होते हैं, ये बहुत कॉमन है, कॉमन इसका नाम है कॉमन गैप्स। कॉमन गैप्स क्या होता है, कॉमन गैप्स होता है जो कॉमनली देखते हैं हम लोग, और कॉमन गैप में मतलब आपको 30-40-50 पॉइंट का गैप रोज बनता है, उसे हम बोलते हैं कॉमन गैप। यानी कि वैसे गैप्स जो बड़े कॉमन है और बनते ही रहते हैं उसे कॉमन गैप्स बोलते हैं। एक होता है ब्रेक अवे गैप्स, यानी कि प्राइस साइडवेज है, ये साइडवेज है, यानी कि मार्केट ऐसे 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 साइडवेज चल रही है और अचानक से ये गैप खुल गई इस लेवल पे, तो इसे बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। नॉर्मली मैंने ये देखा है कि जो कॉमन गैप्स होते हैं, जो छोटे छोटे गैप्स होते हैं, वो जनरली फिल हो जाते हैं और फिल होने के बाद वो वापस उसी डायरेक्शन में चलते हैं। ब्रेकअवे गैप्स जो होते हैं वो जनरली फिल नहीं होते हैं, यानी अगर कोई साइडवेज है मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट है और
कोई भी स्टॉक, जनरली स्टॉक्स में ये देखा जाता है, और अचानक से स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ, यानी स्टॉक 2% ऊपर खुल गया, ब्रेकआउट हो गया, और वो ब्रेकअवे गैप है तो वो फिल नहीं होगा, वो कंटिन्यूएशन में ऊपर चलता चला जाएगा। तो अगर ब्रेकअवे गैप है तो ब्रेकअवे गैप में हमें ऊपर ही कूद के लेना पड़ेगा। कॉमन गैप्स जो होते हैं वो जनरली छोटे छोटे गैप्स होते हैं, वो इंडेक्स में तो फिल हो जाते हैं, स्टॉक्स में उतने फिल नहीं होते हैं। रनअवे गैप्स जो होते हैं, रनअवे मतलब कि ट्रेंड चल रहा है, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, फिर अचानक से ये गैप हो गया, फिर ऐसे ऐसे चल रहा है, फिर गैप हो गया। तो रनअवे गैप्स भी जनरली 50% फिल होते हैं, 50% फिल नहीं होते हैं। और एक होते हैं एग्जॉशन गैप। एग्जॉशन गैप बड़े डेंजरस होते हैं। इसमें क्या होता है, ये एंड ऑफ द ट्रेंड होता है। अगर मान लीजिए अप ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने एचडीएफसी बैंक का आपको एग्जांपल दिखाया था, वो एग्जॉशन गैप था, यानी अप ट्रेंड चल रहा है, अचानक से गैप अप हुआ किसी बड़े न्यूज के कारण। जैसे फॉर एग्जांपल कल फेड की मीटिंग है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा इवेंट है, और मान लीजिए न्यूज के कारण बहुत पॉजिटिव ओपनिंग हो जाती है, मार्केट 200-250 पॉइंट ऊपर खुलता है और गैप से खुलता है, और क्लोजिंग मार्केट की डे लो पे हो जाती है। भाई गैप अप खुलने के बाद क्लोजिंग डे लो पे हो जाती है, तो वो एक तरीके से एग्जॉशन गैप भी हो सकता है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम्स का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से वॉल्यूम्स हुए हैं। अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स हुए हैं और गैप अप होने के बाद मार्केट डे लो पे क्लोज होती है, तो वो एक, उसे हम एग्जॉशन गैप बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल किस तरीके से इसे ट्रेड करना है, एक बार एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लाया है। एचडीएफसी बैंक में ये जो डेट आप देख रहे हैं, ये डेट है करीब 3/7/2024 को। 3/7/2024 को एक इम्पोर्टेंट मर्जर की या कुछ इम्पोर्टेंट कुछ इवेंट न्यूज थी, इसकी मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्ट क्या न्यूज थी, एक बार आपको देखना होगा। जनरली एग्जॉशन गैप किसी न्यूज या इवेंट पे ही क्रिएट होता है। अब ये स्टॉक की ओपनिंग अगर आप देखेंगे तो इसकी प्रीवियस डे से ओपन करीब 6-7% ऊपर ओपन हुआ, और ओपनिंग के बाद डे लो पे क्लोज हुआ, और फिर ये वापस 1700 से स्टॉक घट के 1600 आ गया। तो ये ट्रेंड का जब एंड होता है तो इस तरीके का गैप्स क्रिएट होते हैं। कुछ ब्रेकआउट गैप होंगे, अभी जैसे जैसे एचडीएफसी बैंक में ये जो गैप, ये ब्रेकआउट हुआ है, ये बट यहाँ पे गैप नहीं है, ये ब्रेकआउट गैप नहीं है, बट हो सकता है कल ये गैप के साथ खुल जाए इस लेवल पे, तो आप उसे ब्रेकआउट गैप्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि आज ब्रेकआउट जस्ट हुआ है और कल उसका फॉलो ऑन हो जाए, और ये मान लीजिए अभी आज 1694 की क्लोजिंग है, कल 1720 खुल जाए एचडीएफसी बैंक, तो उसे हम बोलेंगे ये ब्रेक अवे गैप हो गया, क्योंकि एक रेंज में ट्रेड हो रहा था और उस रेंज के अपर बैंड पे आने के बाद ब्रेकआउट हो गया। तो इस तरीके से हम इसे ब्रेक अवे गैप बोलते हैं। रनवे गैप क्या होता है, रनवे गैप होता है कि यहाँ से ये एचडीएफसी बैंक जिसे ये रन कर रहा है, रन रन रन, फिर ये गैप खुल गया छोटा सा, फिर गैप खुल गया, तो रनिंग मार्केट में जो गैप क्रिएट होता है उसे हम रन वे गैप बोलते हैं, रन वे गैप। और कॉमन गैप छोटे छोटे गैप्स हो रहे हैं ये डेली ट्रेडिंग में, आधे 1% का, तो वो उतना रेलिवेंट नहीं है। पूरे में सबसे रेलिवेंट है ब्रेकअवे गैप, क्योंकि ब्रेकअवे गैप फिल नहीं होते और ब्रेकअवे गैप में एक अच्छी मूव मिलती है। रनवे गैप इज अ वेरी कॉमन, और एग्जॉशन गैप यानी जो रिवर्सल ट्रेंड्स वाले गैप होते हैं वो भी समझना बहुत जरूरी होता है। तो ये गैप्स में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि हमें क्या करना चाहिए, ईच डे द मार्केट्स कैन ओनली डू थ्री थिंग्स, क्या तो गैप अप होगा, या फ्लैट होगा, या गैप डाउन होगी, ठीक है, यानी गैप अप होगा, फ्लैट होगा, गैप डाउन होगी। तो हमें गैप्स अगर हम देख रहे हैं तो गैप्स को जब तक फेड अप नहीं हो जाए, गैप्स को थोड़ा फिल होने देना चाहिए, तभी हमें ट्रेड लेना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, ये एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये गैप हुआ, छोटा ही गैप है, ये गैप है, दिस इज अ गैप, और यहाँ पे गैप फेड हो गया, गैप फिल हो गया, ये गैप फिल हो गया। तो ये जो रेंज है यहाँ पे अगर हमें रिवर्सल कैंडल मिले तो दिस इज द राइट ट्रेडिंग। कभी भी हमें ये गैप यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, इस लेवल पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। गैप को फिल होने के बाद अगर हम ट्रेड लेंगे तो वो सेफ एंट्री मानी जाएगी। अब हम फटाफट कन्फ्लुएंस जोन पे आते हैं। कन्फ्लुएंस जोन
नेक्स्ट 5-10 मिनट्स में मैं फिनिश करता हूँ, लेंदी हो रही है। कन्फ्लुएंस जोन का मतलब होता है कि जहाँ पे बहुत सारे लेवल्स मीट कर रहे हैं। कन्फ्लुएंस जोन आपको कैसा दिखता है? कन्फ्लुएंस जोन इस तरीके से दिखता है कि बहुत सारे लेवल्स मीट हो रहे हैं, जिसे हम कन्फ्लुएंस जोन बोलते हैं। कन्फ्लुएंस जोन का मतलब हो गया कि एक इंडिकेटर 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। इंडिकेटर 2 61% रिट्रेसमेंट लेवल्स भी फॉल कर रहा है। इंडिकेटर 3 वहां पे लॉन्ग टर्म वीवैप लेवल्स भी आ रहे हैं। इंडिकेटर फॉल वीकली सपोर्ट जोन्स भी दिख रहे हैं। इंडिकेटर 5 इन चारों लेवल के आने के बाद वहां पे डिलीवरी का वॉल्यूम बढ़ गया, हाई डिलीवरी दिख रही है मेरे को सपोर्ट लेवल पे। अगर ऐसा सिचुएशन दिख रहा है यानी कि कन्फ्लुएंस हो रहा है कई इंडिकेटर्स का, तो जिसे हम बोलते हैं कन्फ्लुएंस जोन, कन्फ्लुएंस क्राइटेरिया। तो ऐसे सिचुएशन में हम उस कन्फ्लुएंस जोन पे छोटा स्टॉप लॉस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये होती है कन्फ्लुएंस इंट्री ट्रेडिंग, जहां पे मल्टीपल टेक्निकल इंडिकेटर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी ये देखिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे इंटरसेक्शन हमें दिख रही है मल्टीपल इंडिकेटर्स की। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया इंडिकेटर 1 2 3 4 5, इन सब का कन्फ्लुएंस अगर हो रहा है तो वो एक मल्टीपल इंटरसेक्शन जोन हो गया, जहां पे आप छोटे रिस्क के साथ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं कन्फ्लुएंस जोन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अर्निंग्स पे, और ये लास्ट पॉइंट है, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर। अर्निंग सीजन्स में या अर्निंग्स के समय में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? अर्निंग्स में क्या होती है, मार्केट की रिपोर्ट्स आती है, अर्निंग रिपोर्ट्स आती है, जिससे कि प्राइस वोलेटिलिटी काफी देखने को मिलती है, उसमें हमें अपॉर्चुनिटीज भी कई मिलती है। अर्निंग रिलीज डेट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि किस डेट को रिलीज होने वाला है। एक तो एक्सपेक्टेशन मार्केट की क्या है और उसके वर्सेस रियलिटी क्या है। अब जैसे मार्केट की एक्सपेक्टेशन हमें मिल जाएगी कई ब्लूमबर्ग की, रॉयटर्स की, मनी कंट्रोल की, या डिफरेंट डिफरेंट एनालिस्ट रिसर्च हाउसेस की एक्सपेक्टेशन आती है कि क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, और रियलिटी क्या है, बिलो एक्सपेक्टेशन है या एबव एक्सपेक्टेशन है, या और एक्सपेक्टेशन हम कंपेयर करते हैं प्रीवियस क्वार्टर से कि प्रीवियस क्वार्टर में क्या रिजल्ट आए थे और इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है तो पॉजिटिव बिल्टअप है, और नेगेटिव एक्सपेक्टेशन है तो स्टॉक गिर सकता है। इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का मतलब हो गया कि प्रीवियस क्वार्टर में जो रिजल्ट आए हैं उससे मेरा करंट एक्सपेक्टेशन क्या बन रहा है। फिर हम डेटा में क्या देखते हैं? हम डेटा में देखते हैं कि पीसीआर डेटा लास्ट 5 दिन में कैसे बन रहा है, यानी ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट क्या बन रहा है, लास्ट 5 दिन में डिलीवरी का डेटा क्या बना है, और लास्ट 5 दिन में ओपन इंटरेस्ट का एडिशन किस तरीके से है, और प्राइस एक्शन उसमें किस तरीके से बिहेव कर रहा है। यानी अगर लास्ट 5 दिनों में पुट में राइटिंग ज्यादा है और लास्ट 5 दिनों में रिजल्ट अर्निंग्स आने के पहले सपोज कीजिए कि पिछले बार से इस बार एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज में लेता हूं, और रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में पॉजिटिव आ रही है। दूसरा सिनेरियो पीसीआर का डेटा में हम देखते हैं कि जो पीसीआर है पिछले 5 दिन में हर दिन वो 1 से ऊपर रहा है, पॉजिटिव रहा है। तीसरा हम ये देखते हैं कि 5 दिन में जो डिलीवरी का डेटा है वो डिलीवरी का डेटा इंक्रीमेंटल है ट्रेंड। चौथा हम ये देखते हैं कि प्राइस एक्शन साइडवेज है या थोड़ा सा पॉजिटिव है, कम से कम नेगेटिव नहीं है। पांचवा हम ये देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हमें दिख रहा है। तो ये सब सारे फैक्टर्स अगर मुझे दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि रिजल्ट्स के बाद पॉजिटिव एक्शन होने के चांसेस उस स्टॉक में है। तो इस तरीके से आप अर्निंग्स के समय में इन डेटा पॉइंट को देख करके अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। सपोज आपने देख लिया कि नहीं ये डेटा पॉजिटिव है, आपने देख लिया कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, एनालिस्ट की एस्टिमेट देख ली, उसके बाद फिर आप ऑप्शन स्ट्रेटजी डिवाइस कर सकते हैं। या तो आप फ्यूचर खरीद करके प्रोटेक्टिव पुट ले लीजिए प्रोटेक्शन के लिए, या फिर आप बुल कॉल स्प्रेड ले लीजिए। आप रिस्क लेना चाह रहे हैं तो आप नेकेड कॉल ऑप्शन ले लीजिए। आप अगर डिलीवरी में लेना चाहते हो तो आप स्टॉक को ले सकते हैं। आप कैलेंडर स्प्रेड्स भी कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रेटजी अपने रिस्क के हिसाब से इन डेटा को देखते हुए अगर आप लेंगे तो एटलीस्ट आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बेटर होगी। अगर आप कुछ भी नहीं देखेंगे तो आप रैंडम ट्रेड ले रहे हैं, बट अगर आप इन सब चीज को लेकर के ले रहे हैं तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कंपेरेटिवली 70% होगी पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि इन सबको देखने के बाद आप 100% ट्रेड में जरूरी नहीं है कि सही ही होगा, क्योंकि वो इवेंट है। इवेंट अब जैसे अभी हम लोगों ने इवेंट को एनालाइज किया
कि फेड की मीटिंग है, ये डेटा पॉजिटिव है, रोल ओवर्स का डेटा पॉजिटिव है, इंगल्फिंग का है, नैस्डैक का डेटा पॉजिटिव है। तो हम लोगों ने एक इवेंट को एनालाइज किया और उसके ऊपर हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाली कि मार्केट का पॉजिटिव मूव होना चाहिए। अब ये तो पता नहीं है कि क्या आउटकम आएगा, क्या नेगेटिव भी आ सकता है, तो फिर भी चांसेस हैं कि आपको लॉस भी हो सकता है। तो आपको हेज स्ट्रेटजी या रिस्क को देखते हुए ही हमें इवेंट को ट्रेड करना चाहिए। बट ये है कि अगर आप सारा डेटा को देखेंगे तो एक प्रोबेबिलिटी मेरी एज अ विनर ज्यादा हो जाती है। तो ये डेटा पॉइंट्स हैं जो हमें इवेंट्स के समय देखना चाहिए। अगर आपके पास आईवी का डेटा है तो हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है वोलेटिलिटी स्क्यू, आईवी स्क्यू, यानी कॉल्स का और पुट्स का जो ऑप्शन आईवी का स्क्यू है, ये आप इवेंट के समय देख सकते हैं कि जो स्क्यूनेस है वो किधर है, वो कॉल की तरफ ज्यादा है या पुट की तरफ ज्यादा है। स्क्यूनेस से हमें ये समझ में आती है कि कॉल में बाइंग इंटरेस्ट है कि पुट्स में बाइंग इंटरेस्ट है। अगर स्क्यू कॉल में ज्यादा होगा इसका मतलब कॉल्स में बाइंग इंटरेस्ट ज्यादा है, पुट्स में बाइंग इंटरेस्ट कम है। तो अगर आपके पास ये डेटा अवेलेबल है तो आप वॉलेटिलिटी स्क्यू देख सकते हैं, और डेटा अवेलेबल नहीं है तो फिर चलिए जो भी डेटा है हम उससे ही अपनी एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे, और फिर आप अपनी स्ट्रेटजी बना के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो जस्ट टू रिकैप, अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा, फिर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। हम लोगों ने ब्रेकआउट सीखा जिसमें एग्जांपल लिया एचडीएफसी बैंक का, पुल बैक सीखा जिसमें हमने निफ्टी का एग्जांपल लिया, और रिवर्सल सेटअप सीखा जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से रिवर्सल सिग्नल बन रहे हैं जो इनगल्फिंग पैटर्न बैंक निफ्टी में देखा। स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में हम लोगों ने रिलायंस हम लोगों ने एग्जांपल लिया 29 सितंबर अक्टूबर का नहीं अगस्त का। कंटिन्यूएशन सेटअप में हम लोगों ने देखा आईसीआईसी बैंक जिसमें फ्लैग पैटर्न बना है। गैप के लिए हम लोगों ने सीखा कि ब्रेकअवे गैप्स हो सकते हैं, कॉमन गैप है, रनवे गैप है, किस तरीके से इसको देखना चाहिए। सपोर्ट रेसिस्टेंस को सीखने के लिए हमने 25,400 की कॉल पे एनालिसिस करी कि किस तरीके से 90 का सपोर्ट है और 120 का रेसिस्टेंस है। कॉन्फ्लुएंस जोन को हमने देखा कि इंडिकेटर 1, इंडिकेटर 2, इंडिकेटर 3, इंडिकेटर 4, यानी कि मूविंग एवरेज, वीवैप, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स और अदर इंडिकेटर्स, डिलीवरी डेटा, इन सब का अगर कॉन्फ्लुएंस हो रहा है तो वो इंपॉर्टेंट लेवल है। अर्निंग प्ले में हम लोगों ने सीखा कि क्या क्या डेटा देखना चाहिए हमें। ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखना चाहिए, पीसीआर का डेटा देखना चाहिए, प्रीवियस जो क्वार्टर है उस क्वार्टर से इस क्वार्टर में एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन क्या है। उसके बाद हमें उसका जो प्राइस एक्शन है लास्ट 4-5 दिनों का वो देखना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से, आईवी स्क्यू अगर आप देख सकते हैं तो वो देखना चाहिए। तो ये सब चीज देख के हम अर्निंग प्ले कर सकते हैं। और इवेंट्स अगर हम प्ले कर रहे हैं इकोनॉमिक इवेंट, तो ये सिमिलर डेटा हमें इंडेक्स का देखना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक इवेंट में इंडेक्स मेजर फैक्टर है। तो इन सब डेटा को हमें देखना चाहिए इंडेक्स के लिए, तो उससे हम कोई भी न्यूज इवेंट को प्ले कर सकते हैं आएंगे। थैंक यू वेरी मच। और एक डिस्क्लोजर है कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग जिसके बारे में हम सीख रहे हैं ये वाकई में बहुत रिस्की है। अगर हम ऐसा सोचें कि हम इसमें इजीली पैसा बना सकते हैं तो ऐसा नहीं है। आप रिस्क को समझ के ट्रेड करें, क्योंकि जो एफएनओ सेगमेंट है, फ्यूचर एंड ऑप्शन है, इसमें जो आपकी कैपिटल इन्वेस्टेड है ये पूरी की पूरी वाइप आउट हो सकती है। तो पहले आपके पास जो रिस्क कैपिटल है उसी के साथ ट्रेड करें, अदरवाइज ऑप्शंस इज अ वेरी रिस्की प्रोडक्ट। इससे बेहतर है कि आप डिलीवरी में ट्रेड करें। अगर आपको लगता है कि नहीं आप रिस्क ले सकते हैं, आपको ऑप्शन की समझ है, तभी आप ऑप्शन में आए और तभी आप हम लोग का सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव करें। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड या कैश में डिलीवरी लेकर ट्रेड करना ज्यादा बेहतर और सेफ हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।